गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने नाभिकीय भौतिकी वाले चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अर्धायु काल, माध्य आयु काल के बारे में अध्ययन कर लिया था और मैंने आपको उसके अंदर ही न्यूमेरिकल भी उससे संबंधित करा दिए थे। आज हम लोग अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल की गुणों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अल्फा कणों के गुण। आपको मैं एक बात बता दूं, आज का जो लेक्चर रहेगा वो थ्योरेटिकल लेक्चर रहेगा। थ्योरेटिकल मतलब आज आपको जो भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा वो सब थ्योरेटिकल है, यानी उसमें न्यूमेरिकल बेस नहीं होगा, ठीक ना, कोई डेरिवेशन होगा। तो अल्फा कणों का सबसे पहला गुण देखिए अल्फा कण जो होते हैं, एक डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है 2He4, ठीक है। अल्फा कण हीलियम का एक नाभिक है। अगर किसी नाभिक में से कोई अल्फा कण निकलता है, जैसे ये देखो ZX से, इसको हम पितृ नाभिक कहते हैं, पितृ नाभिक। अगर किसी नाभिक से अल्फा कण निकला 2He4, तो उसकी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और प्रोटॉन संख्या में 2 की कमी होती है। यदि किसी नाभिक में से कोई अल्फा कण निकला तो उसकी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, देख लीजिए, और प्रोटॉन संख्या में 2 की कमी आती है। इसे पितृ नाभिक कहते हैं और इसे पुत्री नाभिक कहते हैं। और ये तो तुम्हारा अल्फा कण है ही, पहला गुण। दूसरा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई अल्फा कण को हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारे तो वो आपका विक्षेप दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? अल्फा कण एक धनावेशित कण है और धनावेशित तो क्या होगा, विक्षेप दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर किसी अल्फा कण को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में से होकर गुजारे तो वो आपका क्या दिखाएगा, विक्षेप दिखाएगा, ठीक है। तीसरा है वेग। अल्फा कण का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 0.05c होता है, यानी अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग से तो कम होगा। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸, तो ये जो आंसर आएगा वो 10⁶ में आएंगे। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आप सोचेंगे कोई निश्चित मान हो, तो ऐसा नहीं होगा। अल्फा कण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग का 0.05c होता है। चौथा पॉइंट, आयनन क्षमता। हाँ जी, आयनन क्षमता। अल्फा कण एक भारी धनावेशित कण है और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित भी होता है। तो अल्फा कण की जो आयनन क्षमता है वो बीटा कणों की तुलना में 100 गुना अधिक और गामा कणों की तुलना में 10,000 गुना अधिक होती है। यानी अल्फा कण की जो आयनन करने की जो क्षमता है वो बीटा की तुलना में 100 गुना अधिक होगी और गामा की तुलना में 10,000 गुना अधिक होगी। समझ रहे हैं? फिर इसके बाद आती है विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता जो होती है वो आयनन क्षमता का विक्रम होती है। अगर किसी की आयनन क्षमता ज्यादा है, अगर किसी की आयनन क्षमता ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी विभेदन क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो अब देखिए, आयनन क्षमता जो है वो बीटा से 100 गुना अधिक है और गामा से 10,000 गुना अधिक है, और जो विभेदन क्षमता है वो बीटा से 100 गुना कम है और गामा से
10,000 गुना कम है। यानी अल्फा कण एक कागज को भी नहीं भेज सकते हैं। अगर 0.3 mm या कोई पतला सा भी कागज हो तो उसको भी ये नहीं भेज पाएंगे। यानी कि विभेदन क्षमता है ही नहीं। ये किसी भी कण द्वारा क्या क्या किसी भी शीट द्वारा इनको आसानी से रोका जा सकता है। उसके बाद अगला फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव। अगर अल्फा कण फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरते हैं तो ये उसको क्या कर देते हैं, काला कर देते हैं, यानी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। और आपको याद होना चाहिए जब आपने अल्फा कण प्रयोग पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो पर्दा होता था उस पर हम जिंक सल्फाइड की पॉलिश करते थे। तो अगर अल्फा कण किसी जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर गिरते हैं तो प्रतिदीप्ति यानी कि फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो अल्फा कण जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। रेंज परास। देखिए अल्फा कण की रेंज कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। कारण भाई इसकी आयनन क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर किसी नाभिक की आयनन क्षमता ज्यादा होगी, किसी की कण की आयनन क्षमता ज्यादा होगी तो वो रास्ते में आने वाली एयर को क्या कर देंगे, आयनित कर देंगे। और जब एक बार उस किसी को आयनित कर देंगे तो फिर ये उसी में क्षय हो जाएंगे। तो अल्फा कणों की परास बहुत कम है, ये कोई 8 सेंटीमीटर तक भी नहीं होता, मतलब 2 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई फिक्स डिजिट नहीं है कि हाँ सर यही होगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, रेंज बहुत कम है। इसके बाद आगे है ये फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव हो गया, रेंज हो गया। अगला है आपका स्पेक्ट्रम। तो मैं बता दूं अल्फा कण का जो स्पेक्ट्रम होता है वो विविक्त होता है, विविक्त। अल्फा कणों का स्पेक्ट्रम विविक्त होता है, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है अल्फा कणों का। ठीक है, अल्फा कणों का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, विविक्त होता है। तो ये प्रॉपर्टी लगभग सभी में, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, सब में सेम है। एक बार इन प्रॉपर्टी को देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए सर बीटा कणों के बारे में बताते हैं। यानी बीटा कणों के गुण। बीटा कणों के गुण। बीटा कण क्या होते हैं, बहुत से बच्चे तो ये नहीं जानते। बीटा कण कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि -1e0 इलेक्ट्रॉन। इसको नेगेटिव बीटा कण भी कहते हैं, ऋणात्मक बीटा कण भी कहते हैं। और एक होता है, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक होता है इसी का प्रतिकण 1e0, जिसको बीटा प्लस, इसका नाम होता है पॉजिट्रॉन। एक ऋणात्मक बीटा कण होता है, एक धनात्मक बीटा कण होता है। ये बीटा कण का एंटी पार्टिकल ही है। ऋणात्मक बीटा कण का धनात्मक बीटा कण जो है वो एंटी पार्टिकल है, जिसका आवेश धनात्मक होता है और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान के बराबर होता है। तो बीटा कण कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो ये समझिए। बीटा कण 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अब सुनिए, अगर किसी नाभिक में से, जैसे ZX से, अगर मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। और यदि इसी नाभिक से पॉजिट्रॉन निकल गया, क्या निकला, पॉजिट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या में 1 की
कमी हो जाती है। अगर किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन संख्या 1 बढ़ जाती है, और अगर किसी नाभिक से पॉजिट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन संख्या 1 कम हो जाती है। यानी अगर किसी भी नाभिक से बीटा कण निकलता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन संख्या में 1 की कमी अथवा वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। बीटा कण भी अल्फा कणों की तरह धनावेशित है, तो ये भी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रति क्या दिखाता है? विक्षेप दिखाता है। हालांकि इसका जो विक्षेप होगा वो अल्फा कणों की तरह प्रबल नहीं होगा, नहीं सॉरी अल्फा कणों से क्या होगा? ज्यादा होगा। कारण क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम है। अब रही बात वेग, बीटा कणों का वेग 1% से 99% तक सी लाइट के वेग के बराबर हो सकता है। बीटा कणों का वेग 1% से लेके 99% तक प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता। अगला है आयनन क्षमता। बीटा कणों की आयनन क्षमता अल्फा कणों की तुलना में 100 गुना कम होती है। क्यों? क्योंकि बीटा कणों का आवेश कम है, लेकिन गामा की तुलना में 100 गुना अधिक। अल्फा की तुलना में बीटा की आयन क्षमता 100 गुना कम और गामा की तुलना में 100 गुना अधिक। इसके बाद भेदन क्षमता, विभेदन क्षमता या भेदन क्षमता। आपको याद है भेदन क्षमता मैंने बताया था, ये आयन क्षमता का व्युत्क्रम है, यानी इसकी भेदन क्षमता गामा की तुलना में 100 गुना अधिक और अल्फा की तुलना में 100 गुना अधिक और गामा की तुलना में 100 गुना कम होती है। यानी बीटा कणों की विभेदन क्षमता अल्फा से तो ज्यादा होती है, लेकिन गामा से क्या होती है? कम होती है। फोटोग्राफिक प्लेट का प्रभाव, बिल्कुल ये प्रभाव दर्शाती है। अगर बीटा कण किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़े तो उस फोटोग्राफिक प्लेट को ये क्या कर देते हैं? काला कर देते हैं। इसका मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। एक और बात, अगर ये जिंक सल्फाइड ZnS या बेरियम प्लेटिनो साइनाइड पर गिरे तो प्रतिदीप्ति चमक उत्पन्न करती है। परास ज्यादा नहीं होती, पर फिर भी अल्फा कणों से तो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनकी आयनन क्षमता अल्फा की तुलना में बहुत कम है। स्पेक्ट्रम, हाँ ये मेन चीज है। इसका जो स्पेक्ट्रम है वो सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूअस। विविध स्पेक्ट्रम इसका नहीं होता। तो देख लीजिए एक बार बीटा कणों के गुणों को। चलिए आखिरी है आपका गामा कणों के गुण। गामा कण क्या होते हैं? गामा कण कुछ नहीं है, हाई एनर्जी के, उच्च ऊर्जा के फोटोन ही आपके क्या कहलाते हैं? गामा कण कहलाते हैं। ऐसे कण जिनकी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो वो आपके गामा कण हैं। ठीक है? ऐसे पदार्थ या ऐसे कण जिनकी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की हो वो आपके क्या कहलाते हैं? गामा कण। एक बात ध्यान रखना, फोटोन का ना तो द्रव्यमान होता है ना आवेश होता है। तो अगर किसी नाभिक में से गामा कण निकलते हैं, खाली गामा कण, तो ना तो उसकी द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है और ना ही उसकी प्रोटॉन संख्या में, ऐसे का ऐसे ही रहता है। पहली बात, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेप नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाते बताओ? क्योंकि गामा कणों पर कोई आवेश होता ही नहीं है, तो विक्षेप नहीं दिखाएंगे। वेग, गामा कण फोटोन है और फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आयनन क्षमता, आयनन क्षमता, गामा कणों की जो आयनन क्षमता है वो अल्फा की तुलना में
10,000 गुना कम और बीटा की तुलना में 100 गुना कम। और जो विभेदन क्षमता है वो उल्टा होती है, यानी अल्फा से क्या होगी 10,000 गुना ज्यादा और बीटा से 100 गुना ज्यादा। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, बिल्कुल सर प्रभाव डालते हैं। और ये भी अगर जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पे गिरे तो क्या उत्पन्न करते हैं, प्रतिदीप्ति, परास। आयनन क्षमता बहुत कम होने की वजह से इनकी परास बहुत ज्यादा होती है। स्पेक्ट्रम, इनका स्पेक्ट्रम विविध होता है। एक और गुण बताना था और वो ये था, आपने इसी चैप्टर, इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, युग्म उत्पादन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, युग्म उत्पादन, इन सब को गामा कण दर्शाते हैं। तो आज का जो मेरा जो ये लेक्चर था, ये थ्योरेटिकल लेक्चर था, यानी थ्योरी मैंने आपसे डिस्कस की है, लगभग सिमिलर सी है। इससे रिलेटेड नोट्स मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा और ये सिर्फ याद करने का है, लर्न करने का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पेपर में आ चुका है कि 2-2 गुण लिखिए, 3-3 गुण लिखिए। अच्छा, आपने नोटिस किया ये जो गुण था फोटोग्राफिक प्लेट का, ये सब में ही समान था। सारी ही अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, सब फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो ये गुण जो था वो आपको समान था। तो इस तरह से आज के लेक्चर में आपने अल्फा कण, बीटा कण और गामा कणों के गुणों का अध्ययन किया और कल के लेक्चर में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, अल्फा बीटा गामा को। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।